आज हम स्टार्ट करेंगे FT5 का डिस्कशन जियोलॉजी का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से पूछा। 151 मार्क द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें नंबर बी होगा आंसर, टायरोसिन, फिनालानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इसमें 151 में आपको मार्क करना था बी। इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस सिंपल आपको याद रखना है कि टायरोसिन, फिनालानाइन और ट्रिप्टोफैन। अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, जैसे एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, वो आप वहां से पेज नंबर 144 जो नॉन एडिटेड बुक है वहां से देख लेना, ओके। और जो नॉर्मली यही से सब एग्जांपल्स आपको पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, central portion of thick filament in skeletal muscle is not overlapped by thin filament during dash and is known as। ये क्वेश्चन आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा गया है। इसमें आपको पता है देयर आस्किंग अबाउट H जोन। हमें ये पता है कि इन केस ऑफ स्केलेटल मसल के केस में होता क्या है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये मान लो थिन फिलामेंट्स है और ये सेंट्रल गैप एक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए बैंड है जो कि थिक फिलामेंट्स में गिरेंगे और इस जगह पे एक जोन होता है। इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग बोलते हैं एच जोन, जो कि रेस्टिंग पीरियड में विजिबल होता है। और ये हो गया आपका जेड लाइन, ओके। तो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, दिस कंसिडर्ड टू बी द, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम देखो आई बैंड है जिसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होगा। द बाइसेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो कि इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जेड लाइन। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर कर रहा है पूरा इतना तक जहाँ पे ये वाला पार्ट है, दिस इज योर ए बैंड जहाँ पे मायोसिन होता है, ए बैंड। और इस जगह पे और एक लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस लाइन, दिस इज एम लाइन। और हमेशा याद रखना यहाँ पे ये पार्ट जो है एक्सपोज रहता है जब हमारा मसल कंट्रैक्ट नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं एच जोन, ओके। एच जोन तभी विजिबल होगा जब मसल कंट्रैक्ट नहीं हुआ है। एच जोन तभी विजिबल होगा जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, मतलब ओनली मायोसिन है। जब कंट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स, ये अंदर की तरफ मूव करेंगे और ये एम लाइन तक पहुंच जाएंगे। जब ये एम लाइन तक पहुंचना शुरू होगा, एच जोन क्या होगा, ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाएगा, ओके, डिसअपीयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तब इसमें आंसर आपको क्या मार्क करना था, रेस्टिंग स्टेट एच जोन। इसका मतलब 152 का आंसर क्या है, बी। आंसर आपको बी मार्क करना था। आई थिंक आप समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको पूछा गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। नेम द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमें ये पता होना चाहिए कि 153 का बेस्ट आंसर होगा इसमें ए, क्योंकि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ACTH इन शॉर्ट फॉर्म, इसका काम होता है जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करना फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल है। तो आपको इसमें आंसर मार्क करना था ACTH। एक चीज और याद रखना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का मिडिल पार्ट जो कि प्रोमिनेंट पार्ट है वो जोना फेसिकुलेटा है एंड इट गेट्स स्टिमुलेटेड बाय ACTH। लेकिन जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दिस गेट्स स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2। ये आ सकता है, ओके। एंजियोटेंसिन 2 जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। और फिर लास्ट वाला पार्ट है जोना रेटिकुलरिस जो कि सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। इसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है वो आपको पूछा, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, डार्विन फिंचेस। आपको डार्विन फिंच ही मार्क करना है। और एक एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल दिया है मार्सुपियल रेडिएशन, लेकिन उस लाइन में डायरेक्टली लिखा है द बेस्ट एग्जांपल इज डार्विन फिंचेस। तो इसीलिए 154 का आंसर आपको इसमें मार्क करना था ए, ठीक है, ए मार्क करना था, दैट इज डार्विन फिंचेस। और एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी एनिमल बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन, किसी कारण कंपटीशन उसे झेलना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो अपना जगह बदल लेते हैं और दूसरे वैकेंट स्पीसीज में चले जाते हैं, जहां पे उनको नया नया नीश मिलने के कारण उनके जो जीन है उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर गिरता है, उसी पे धीरे 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 चेंज होके वो अपने आप को बदलना शुरू करते हैं
हैं, जो इनएक्टिव जीन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाता है, उसी से एक नया नया स्पीसीज बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि डार्विन फिंच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का बर्ड था जिसमें छोटा सा बीक था जो कि ड्राई सीड्स खाते थे, वैकेंट स्पीसीज में मूव किए, धीरे धीरे उनका खाना, क्लाइमेट चेंज हुआ और उनका बीक चेंज होने लगा, लार्ज बीक, मीडियम साइज बीक, पतले से बीक बनने लगे। ऐसे करके ऑलमोस्ट 14 to 15 टाइप्स ऑफ डार्विन फिंचेस बने एंड दिस इज द कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। इसमें देखते हैं, चलो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। all sexually transmitted diseases are completely curable। तो अब हम ये लिख के देखते हैं कि क्यों नहीं है ये करेक्ट। 155A इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सब क्यूरेबल नहीं है, बिकॉज सम एसटीडीज आर लाइक हर्पेस, एड्स और हेपेटाइटिस बी नॉन क्यूरेबल है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ओके, Number B, in embryo transfer techniques, embryos are always transferred into the fallopian tube। Embryo transfer techniques में embryos always transfer to the fallopian tube। ऐसे बात नहीं है, always transfer to fallopian tubes नहीं होगा, ये यूट्रस में भी ट्रांसफर होता है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो B भी इसमें क्या आ रहा है? इनकरेक्ट आ रहा है। अच्छा, C, inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sex is called infertility। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली समरी में लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है और आपको याद रखना है यही आंसर होगा। नंबर सी इज द आंसर बिकॉज ये करेक्ट में गिर रहा है। ओके, ये करेक्ट है। अब रह गया डी, infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by intrauterine transfer। हमें ये पता है कि अगर किसी कारण मेल में कोई इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है तब हम AI करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या तो हम IUI करेंगे, दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसीलिए ये डी नंबर स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ओके, डी भी क्या है? इनकरेक्ट है। चलो 155 आई थिंक आपका क्लियर है कि इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, फ्रॉम for transformation microparticles coated with DNA to be bombarded with the gene gun are made up of, इसमें आपका आंसर बेस्ट आंसर है गोल्ड और टंगस्टन, दैट इज डी। आपको ये याद रखना चाहिए कि बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड इज मेनली यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी यूजफुल है। और हम जब भी डीएनए को डालते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक डीएनए है, उसमें हम गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या तो टंगस्टन का कवर करके फिर फोर्सफुली उसे डालते हैं जिससे कि डीएनए इंटैक्ट रहे, उसे कोई डैमेज ना पहुंचे या वो डैमेज ना हो। ओके, तो इसमें 156 में आपको आंसर मार्क करना था डी, गोल्ड और टंगस्टन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 में द बैक्टीरियल फ्लॉक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर अलाउड टू सेटल इन। हमें ये पता है कि वाटर फ्लॉक्स आर द एग्रीगेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक फंजाई, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जब भी बनता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसी में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम बाहर से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और एजिटेटर के हेल्प से हर डायरेक्शन में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जो सीवेज का पानी है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो वाटर है जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन मिलने के कारण जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रोब्स से सीवेज के पानी में वो ग्रो करना शुरू करते हैं और इससे बन जाता है फ्लॉग, एग्रीगेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक फंजाई। अब वो सेटल डाउन कैसे होगा? हमेशा याद रखना कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो तरह का टैंकी होता है। पहले वाले टैंकी में एजिटेशन होता है जिसमें पानी कंटिन्यूअली घूमते रहता है, कंटिन्यूअसली घुमाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन हर लेयर्स तक पहुंचे, जिससे कि अच्छे से माइक्रोब्स ग्रो कर पाए, जिससे माइक्रोब्स जब ग्रो करे उसके बाद वो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर पाए।
लेकिन उसमें वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। तब हम सेकेंडरी एफ्लुएंट को उस टैंकी से निकाल के हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के नेक्स्ट टैंक में डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में जब वो आएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर पानी, साफ पानी जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है उसे हमें रिवर में छोड़ देना है, और नीचे का वाला जो पोर्शन है एक्टिवेटेड स्लज वो वहां पे सेटल डाउन होगा एंड इज मेड अप ऑफ व्हाट, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर टुगेदर विथ फ्लॉक्स। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 157 में द बैक्टीरियल फ्लॉक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर अलाउड टू सेटल इन, किसमें सेटल करेंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो इसमें 157 में आपको आंसर करना था, आंसर मार्क करना था डी, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और हमेशा याद रखना प्राइमरी टैंक वाला जो होता है वो सेटलिंग टैंक ही है, लेकिन सेकेंडरी वाले में दो तरह का टैंक ही होगा, पहले वाला एजिटेटेड टैंक और सेकेंड वाला सेटलिंग टैंक। ओके, ये याद रखना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा गया है। इसमें देखो, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। रीजन आपका दिया है, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू। तो असर्शन भी इसमें करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। क्यों? आपको पता है मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेटा में, सभी वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बीट होता है इट इज ओरिजिनेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ, इट्स नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ब्रेन फॉर द बीट ओरिजिनेशन। इसीलिए इसमें जो रीजन है उसमें साफ साफ लिखा है कि हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली नॉट एक्सट्रिंसिकली, एंड ये ऑटो रेगुलेशन होता है बिकॉज ऐसे नोट कैन जनरेट इम्पल्स। ऑटोनेट जो ऐसे नोट है उसी को हम नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, एंड इट कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल और डिपोलराइजेशन वेव। इसीलिए असर्शन और रीजन इसमें दोनों करेक्ट होगा। तो 158 में आपको मार्क करना था ए, that is if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बस यही बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हम देखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। ये मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 159 का 1 जो है ये गलत है, बिकॉज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन नॉट बिफोर इम्प्लांटेशन। तो इसीलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन लिखना था, लिखा है बिफोर इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। तो ये करेक्ट है। नंबर 2 इसमें करेक्ट है। Okay. Number 3, the placenta is connected to the embryo through an yolk sac tube which helps in transport of substances to and from the embryo. Placenta and embryo connected by umbilical cord, not with the help of yolk sac. Yolk sac एक structure होता है early embryonic stages जिसमें hemopoietic site बोला जाता है, RBC WBC का formation वहीं पे पहले शुरू होता है, लेकिन ये एम्ब्रायो को और प्लेसेंटा को जोड़ के नहीं रखता, उसको जोड़ने के लिए एम्बिलिकल कॉर्ड चाहिए। ओके, तो इसमें 3 इनकरेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द इनर सेल मास। नहीं, रिलैक्सिन सिक्रेट करता है ओवरी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम का ओवरी का सिक्रेट करता है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के डायलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग पर्चुरेशन फेज, या तो बिफोर पर्चुरेशन फेज उस सिस्टम को ऐसे रेडी किया जाता है बाय रिलीजिंग रिलैक्सिन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो नंबर 4 भी इनकरेक्ट आ गया बिकॉज इसमें लिखा है कि यहाँ पे इनर सेल मास ये सिक्रीट करता है। नंबर 5, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, ये करेक्ट है क्योंकि ये तीनों हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनता है, तो इसमें ये करेक्ट है। तो हमें पूछा गया था इसमें से मार्क द अप्रोप्रिएट ऑप्शन कि इसमें क्या होगा। 1, 2, 5 इनकरेक्ट, 1, 3, 4 इनकरेक्ट, 2, 3, 4 इनकरेक्ट या 1, 2, 3 करेक्ट। तो इसमें हम देखते हैं 1 अगर तुम्हारा इनकरेक्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तब इसमें आपको मार्क करना था नंबर बी 1, 3, 4 इनकरेक्ट। तो आपको इसमें मार्क करना है नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें देखो मैंने ऐसे लिख के दिया है क्यू करेक्ट और क्यू इनकरेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160।
क्वेश्चन नंबर 160 आपको पूछा गया है फ्रॉम एक्सक्रीशन चैप्टर। स्टेटमेंट 1 में लिखा है फ्लेम सेल इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन सम एनिलिड्स, प्लेटेलमेंथिस, सेफालोकॉर्डेट्स एंड रोटिफर्स। रोटिफर्स जूप्लैंक्टन्स हैं, तो ये करेक्ट है। नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यस ये करेक्ट है। नेफ्रिडिया एनिलिडा में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन और नहीं चाहिए, इसलिए 160 का आंसर आपको मार्क करना था डी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में आपको पूछा है ये क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसमें हम देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। तब हम ये लिख के देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। तो नंबर ए हम देखते हैं। नंबर ए लिखा है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय अ वाइपर स्नेक। अगर किसी पॉइजनस स्नेक के किसी को काटा तो वेनॉम उसके अंदर चला जाएगा। वेनॉम चला गया तो वो बहुत हाईली पॉइजनस है, तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग प्रोसेस को वो रोक सकता है, तो तुरंत उसे हमें एंटीडोट देना होगा। तब हम उसकी बॉडी में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालेंगे और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट होगा और जिससे कि हम उसे ट्रीट कर पाए। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें ये करेक्ट आ रहा है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज हमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी ही देना होगा। B, the antibodies against any pathogens are produced by T lymphocyte। इसमें B गलत है क्योंकि T lymphocyte के जगह होना चाहिए था B lymphocyte। बाकी ठीक था कि एंटीबॉडी हम जब बनता है B lymphocyte बनाता है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, जिसे हम और एक नाम से बोला जाता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। और एंटीबॉडी हमेशा याद रखना है सॉल्युबल प्रोटीन होगा। ओके, द थर्ड सी इसमें लिखा है एंटीबॉडीज आर इनसॉल्युबल प्रोटीन। जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं एंटीबॉडी, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, एंटीबॉडीज आर सॉल्युबल प्रोटीन नॉट इनसॉल्युबल, तो इसीलिए ए तो आंसर हो ही गया। मैं बाकी बता रही हूँ कि गलत क्यों है। लास्ट इसमें लिखा है रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। नो, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करता। तो डी गलत क्यों है, क्योंकि इसमें सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम लिखना था, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम नहीं लिखना था। तो आपको इसमें मार्क करना था आंसर ए, क्योंकि वही करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू नेमाटोड, जो कि है बेलोइडिशनी इनकॉग्निशिया। ओके, तो आपको 162 में मार्क करना था नंबर बी, नेमाटोड। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 आपको पूछा है एनिमल किंगडम से, हमें ये लिख के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, इसमें आपको क्या करना है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन में गिर रहा है। इक्थायोफिस टेरेस्ट्रियल रेप्टिलिया, तो इसमें गलत क्या है? नंबर ए में गलत है, थर्ड कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में। बाकी दो करेक्ट है कि इक्थायोपिस टेरेस्ट्रियल है लेकिन रेप्टिलिया नहीं है। कॉलम 3 में होना चाहिए था एम्फीबिया, तब ये करेक्ट होता, तो इसलिए ए आंसर नहीं होगा। नंबर बी में देखते हैं लिम्यूलस है, दैट इज किंग क्रैब, जिसे हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, जिसका एडेप्टेशन नहीं हुआ है और सालों साल पहले से वो जैसा था वैसे ही रह गया, सो वी कैन यूज देम एज अ फॉसिल। द नेक्स्ट वन इज, इसमें लिखा है बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इतना तो करेक्ट है, लेकिन कॉलम 3 में होना चाहिए था आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे लिखा है पाइसेस, होना चाहिए था आर्थ्रोपोडा लेकिन लिखा है पाइसेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज एडाम्सिया। एडाम्सिया क्या है? सी एनिमोन, जो कि सिलेंट्रेटा है। तो हमें पता है कि सिलेंट्रेटा है, रेडियली सिमेट्री होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कॉलम 3 में पोरीफेरा, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें होना चाहिए था सिलेंट्रेटा या तो निडेरिया। तो तीनों गलत आ गए, बचा एक डी, तो ये करेक्ट है, आंसर डी है, पेट्रोमाइजन एक्टोपेरासाइट साइक्लोस्टोमेटा। क्यों हमें पता है साइक्लोस्टोमेटास आर पैरासाइट्स, एक्टोपेरासाइट ऑन द बिग फिशेस, इसलिए आपको आंसर इसमें डी मार्क करना था। तो 163 का आंसर डी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है।
Name the depressant which slows down body function when it gets bound to specific receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था हेरोइन obtained by the acetylation of morphine, कि हमें पता है कि जो पॉपी प्लांट से बनता है लेटेक्स से, हेरोइन जो डिराइव होता है मॉर्फिन से, उसका रिसेप्टर हमारी बॉडी में दो जगह पे है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी है और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा ए। 164 का आंसर आपको मार्क करना है ए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, इसमें गलत क्या है देखते हैं। 165 में आपको पूछा आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल द पर्टिकुलर्स आर नॉट कनेक्टेड करेक्टली। एब्रिन हमें पता है टॉक्सिन है, एब्रिन हमें पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन एब्रिन टॉक्सिन के कैटेगरी में गिरेगा, ड्रग का नहीं, तो पहला ही आंसर आपका निकल गया। 165 का आपको मार्क करना था ए। बाकी इसमें जितने भी ये सब करेक्ट है कि हमें पता है ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि नॉर्मली हमारे इंसुलिन के साथ मिलके ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ग्लूट4 इज अ प्रोटीन एंड अ ट्रांसपोर्ट कैरियर, करेक्ट। लेसिथिन जो होता है फॉस्फोलिपिड है और सेल मेम्ब्रेन में रहता है, करेक्ट है। थाइमिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है और डीएनए का एक पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड मतलब थाइमिन डीएनए में रहता है, तो ये तीनों ही बी सी डी करेक्ट आ रहा है, ए गलत था, इसलिए आपको इसके आंसर के हिसाब से ए मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है, इसमें आपको लिखा है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटेक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड दस अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमें ये पता है कि हमारे ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में पोन्स एक पार्ट है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर उसी में है। अब होता क्या है, जब हम वेंटिलेशन रेट अचीव करते हैं, लंग्स पूरा का पूरा स्ट्रेच होके पूरा भर गया है, अभी हमें और इनहेल नहीं करना है, मतलब बॉडी डिमांड फुलफिल कर पाएगा। अब ऑटोमेटिकली स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं एल्वियोली में, वो कुछ क्रेनियल नर्व्स को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेगस, उसे इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही उसे पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर के पास। न्यूमोटेक्सिक सेंटर पे पहुंचते ही वो उसे डिसीजन लिया जाता है कि करना क्या है। इनहेलेशन के ड्यूरेशन को वो तुरंत क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और अल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट। व्हाट इज अल्टरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट? यहाँ पे अल्टरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट मीन कर रहा है एक्सहेलेशन जो है उस प्रोसेस को करवाना और इनहेलेशन को थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कम करके करना, जिससे कि सिस्टम एक होम्योस्टेसिस में रहे, CO2 हमारी बॉडी में एक्युमुलेट ना हो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन लंग्स। यस, कोई भी ऑक्यूपेशन लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या तो तुम देखो कोल माइनिंग, स्टोन ब्रेकिंग, सीमेंट फैक्ट्री, या कहीं पे भी इंडस्ट्री में कोई काम करता है, उसके लंग्स का जो इलास्टिसिटी है वो वीक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी इसमें करेक्ट है और इसका आंसर आपको मार्क करना है डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, तो 166 का अगर हम लिखे आंसर होगा डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 आपको दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। इसमें है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, protrusion of eyeballs, increased basal metabolic rate and weight loss, also called Graves disease। आपने शायद एक्सोप्थेल्मिक गोइटर देखते ही समझ लिया था कि आपको ग्रेव्स डिजीज मार्क करना है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में होता क्या है, एसिमेट्रिकली जो गोइटर वो है थायराइड ग्लैंड है वो बल्ज आउट होकर निकल जाता है, आई बॉल्स भी थोड़े से बल्ज आउट हो जाते हैं और इसके बेसल मेटाबॉलिक रेट में भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था बी। 167 में आंसर बी आपको मार्क करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 आपको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। असर्शन में लिखा है द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यूज इज डन टू ट्रीट डिजीजेस स्पेशली हेरिडिटरी डिजीजेस। रीजन क्या होना चाहिए था देख लेते हैं। जीन थेरेपी डज सो बाय रिप्लेसिंग अ डिफेक्टेड म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन। तो क्लियरली ये बताया जा रहा है कि अगर किसी का कोई भी हेरिडिटरी डिजीज हो, कुछ भी हो, उसके हम फंक्शनल जीन अगर इनएक्टिव है, हम जीन थेरेपी के थ्रू हम उस फंक्शनल जीन को एक्टिव करवा सकते
सकते हैं, या तो बाहर से हम ऐसा जीन को डाल सकते हैं जिससे कि सिस्टम कुछ एंजाइम सीक्रेट करके थोड़ी देर तक सिस्टम को रेडी कर सकता है, जैसे कि SCID में किया गया था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज 4-year गर्ल चाइल्ड में, जिसमें B सेल्स और T सेल्स इमेच्योर थे उस बच्चे के बॉडी में, क्योंकि उसमें एडिनोसाइन डीएमिनेज सीक्रेट करने वाला एंजाइम का जीन नॉन फंक्शनल था। तो जीन थेरेपी का रोल क्या है? नॉन फंक्शनल जीन को एक्टिव करना, या तो अगर उसमें जीन नॉन फंक्शनल है, इनएक्टिव है, तो बाहर से एक जीन का पीस डालना जिसके कारण बॉडी एक पर्टिकुलर एंजाइम को सीक्रेट करके सिस्टम को कंटिन्यूअसली आगे की तरफ चला सके इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों को मिला के देखो, ये करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि इसमें इन्होंने बोल ही दिया कि वो कैसे करते हैं। इट डज सो बाय रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन, क्योंकि उसमें अगर हेरिडिटरी डिजीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो डिफेक्टिव जीन को निकाल के एक एक्टिव को डाल के हम जीन थेरेपी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसलिए 168 ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन रीजन वाला, इसलिए आपको इसमें ए ही मार्क करना था। ओके, अब हम 169 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपको पूछा है। इसमें देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मार्क करना है। इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, कि हमें पता है कि जब भी हम सांस लेते हैं थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ये करेक्ट है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विथ इंक्रीजेस the volume of thoracic chamber in anteroposterior axis। यहाँ पे जो लाइन लिखा है 169 में, अगर हम देखें आंसर इसका बी आ रहा है, बिकॉज ये करेक्ट नहीं है। हमें पता है कि जब भी हमारा कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, इट गेट इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ डायफ्राम, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, और डायफ्राम जब भी कंट्रैक्ट होता है वो एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में फर्क पड़वाता है, मतलब इस तरह से डायफ्राम एक्सिस को खींचता है, और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगा वो डायफ्राम के बाद करेगा, तब वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में चेंजेस लाएगा, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, उससे लंग्स को भी फैलने का मौका मिलेगा, कि लंग्स में तो मसल होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फैलेगा, मतलब उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर हम सांस ले पाएंगे विद द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर है 159 और एल्वियोली में है 104, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगा। ओके, तो बी इसमें इनकरेक्ट था। सी देखते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशंस, ये करेक्ट है। स्टर्नम टुगेदर विद द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एंड डायफ्राम पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये भी करेक्ट है, तो इसमें आपको मार्क करना था बी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 आपको पूछा गया है, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स है, उसके एब्रिविएशन है, इसमें से हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। हमें पता है नंबर ए BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये करेक्ट है। GEC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये भी करेक्ट है। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी करेक्ट है। और CMI इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, कैंसर मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए इसमें आपको मार्क करना था 170 में आंसर डी है, क्योंकि इसमें होना था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 171 आपको पूछा है बायोटेक्नोलॉजी से। इसमें हम देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1 में इन क्लोनिंग वेक्टर PBR322 ROP gene is situated between ORI and ampicillin resistant gene। आप तुरंत आपका 199 निकालना, जो कि नॉन एडिटेड का है, या तो अगर एडिटेड बुक आपके पास है, न्यू बुक है, तब आप PBR322 का डायग्राम देखो। ROP एक रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जीन है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में रहता है, एम्पिसिलिन नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, स्टेटमेंट नंबर 2 में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA। यस, हमें ये पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें स्ट्रांग रहेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा, उसी में ज्यादा कॉपी नंबर्स बनेंगे, जो भी हम rDNA उसमें डालेंगे होस्ट सेल में। अगर उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रांग है, तभी उसका रेप्लिकेशन
एप्लीकेशन अच्छे से होगा और कॉपी नंबर भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, तो इसमें आपको मार्क करना था बी, क्योंकि 1 में देखो करेक्ट लिखा है, ये होगा नहीं। 1 और 2 बोथ आर करेक्ट नहीं होगा, बोथ आर इनकरेक्ट नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर इज बी। तो 171 में आपको बी मार्क करना था, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 172 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो पूछा है एनिमल किंगडम से। The body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. The above line is applicable for ऊचेरेरिया। क्यों हमें पता है कि ये लाइन एक्चुअली सीडोसिलोम की तरफ इशारा दे रहा है, और सीडोसिलोम में ही मेसोडर्मल पाउचेस होते हैं, और कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। ये लाइन आपको सीडोसिलोमेट्स के लिए याद रखना है। बेस्ट फाइलम है इसके लिए एस्केलमेंथिस ओनली फाइलम, और एग्जांपल एस्केलमेंथिस में ऊचेरेरिया है, एंटेरोबियस है, एंसाइलोस्टोमा है और एस्केरिस है। तो इसमें से बेस्ट आंसर आ रहा है ऊचेरेरिया, क्योंकि फेसियोला प्लेटियलमेंथिस है, नारिस एनिलिडा है, ल्यूरोब्रेशिया टिनोफोरा है। इसलिए इसमें आंसर 172 में आपको मार्क करना था ए, ऊचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी या तो ऊचेरेरिया मेले, इसमें बस ऊचेरेरिया जीनस लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, ये क्वेश्चन लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट उनका रहता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें देखो, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय अ मोटर न्यूरॉन। अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitutes a motor unit. जब भी तुम्हें ऐसे बोलेंगे वन मोटर जो न्यूरॉन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आल्सो, दैट इज मोटर एंड प्लेट एज वेल एज मोटर यूनिट, ठीक है। तो मैं ये लिख के तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था 173 में, तो एक बार लिख के देख लेते हैं। 173 आंसर तो बी है। तो मोटर यूनिट में मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट में क्या डिफरेंस है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं, NMJ, ओके। मोटर यूनिट में कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, वन मोटर न्यूरॉन, वन लिख दो, वन मोटर न्यूरॉन प्लस मेनी मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर्स प्लस मेनी साइनेप्टिक नॉब्स। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक मोटर न्यूरॉन हम देखें, उसमें बहुत सारे साइनेप्टिक नॉब्स रहते हैं, दिस आर साइनेप्टिक नॉब्स, इसके बारे में बात कर रही थी मैं। मोटर न्यूरॉन एक ही होगा, मसल फाइबर्स होगा, मसल फाइबर नहीं, और साइनेप्टिक नॉब्स होंगे बहुत सारे, तब जाके उसे तुम बोलोगे मोटर यूनिट। और मोटर एंड प्लेट में अगर हम लिखे, मोटर न्यूरॉन एक होगा, वन, ओके, प्लस इसमें जो मसल फाइबर है एक होगा, फाइबर्स नहीं, फाइबर वो याद रखना है, फाइबर, और साइनेप्टिक नॉब जो ज्वाइन करेगा उस जगह पे फ्यूज करेगा, एक ही होगा, वन, नॉब्स नहीं, नॉब, फाइबर नॉब सब वन, कंपोनेंट 1 1 1। इसमें कंपोनेंट ये 1 होगा, इसमें मेनी मेनी, तब जाके मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट का डेफिनेशन आप समझ पाओगे और क्वेश्चन देने से कर पाओगे। यहाँ पे देखो लिखा है फाइबर्स, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू कंस्टिट्यूट मोटर यूनिट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं, ओके। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही और एक नाम है मोटर एंड प्लेट, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछते भी है। ये पूछा है आपको माइक्रोब से। अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। हमें पता है कि ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये साइक्लोस्पोरिन ए कॉर्टिसोल की तरह बिहेवियर है, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह काम करता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट्स को इसे पूरे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ सकता है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, इसमें बेस्ट आंसर है 174 में सी, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। अगर फंगस ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, ये हर्जेनियम वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है फॉर किलिंग द रूट पैथोजन, प्लांट का जो रूट पैथोजन एरिया है, पैथोजेंस होते हैं रूट में, उसको मारने के लिए यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो कंट्रोल एजेंट्स का एग्जांपल है। ईस्ट मोनेस्कस पर्पुरियस स्टैटिन बनाता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और कंपिटिटिवली लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसे वो इनिबिट करता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ना बना पाए।
और बैक्टीरिया प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, आपको ये पता है ये स्विस चीज बनाने में यूज करता है, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था सी, जो आपने किया ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175, इस क्वेश्चन में आपको पूछा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था डी, जो कि पेज नंबर 147 में दिया है नॉन एडिटेड बुक में। एडिटेड बुक में आप देख लेना, एक जो गैमेटोजेनेसिस वाला पेज है उसके नीचे दिया होगा पैराग्राफ में। ओके, हम देख लेते हैं कैसे, थोड़ा सा ये मैं समझा दूं आपको। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी स्टार्ट करता है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आता है, फिर वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली। ओके, सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर सिक्रीट करते हैं जिसे हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हैं। इधर आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का टारगेट है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन को उठाने का जिम्मा है एबीबी के पास, ये उठा के इसे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, इनसाइड द सेम्निफरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो सेम्निफरस ट्यूब्यूल्स में ले जाने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट किसने किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने, इसीलिए इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। ओके, एक चीज और याद रखना कि what are the hormones which stimulates the process of spermatogenesis in male, तब आंसर आपका FSH एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन होगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया बाय चांस कि मेजर स्टिमुलेटरी हार्मोन्स कौन है, तब इसमें अगर ऐसे ऑप्शन है कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कुछ ऐसा है, तब इसमें आंसर आपको बेस्ट मार्क करना होगा टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि उसमें से एक ही मार्क करना है, तब टेस्टोस्टेरोन। अगर ऐसे पूछा है स्टिमुलेट कौन करता है, FSH भी करता है, टेस्टोस्टेरोन भी करता है, इनिशिएट कौन करता है, ठीक है, प्यूबर्टी इनिशिएटेड बाय, या तो ऐसे लिखा हुआ है लाइक सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ तब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 3 पॉइंट आप याद रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 आपको इवोल्यूशन से पूछा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कौन सा सेट करेक्ट है फॉर कन्वर्जन इवोल्यूशन, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है लेमूर एंड स्पॉटेड कास्कस, बाकी तो एक ही ग्रुप के हैं, वुल्फ एंड बोबकैट दोनों ही मार्सुपियल है, ये भी 2 मार्सुपियल है, ये भी 2 मार्सुपियल है, लेकिन इसमें से अगर हम देखेंगे एक प्लेसेंटल मैमल है नंबर बी में और एक तुम्हारा मार्सुपियल है, इसलिए बी मार्क करना था आंसर, लेमोर एंड स्पॉटेड कस्कस। एक में और फंसता है, दैट इज एंटीटर एंड नम्बेट, वो 2 ध्यान रखने से आपको बाकी आप मिला पाओगे, जैसे तस्मीन वुल्फ, वुल्फ, मोल, फ्लाइंग फेरेंजर्स, ये सब आप मिला पाओगे, लेकिन आप 2 में फंसोगे, एक लेमोर स्पॉटेड कस्कस ये याद रखना, और एक नम्बेट एंटीटर, ये अगर याद रहेगा तो कन्वर्जन आपको याद रह जाएगा। ओके, तो चलो इसमें आंसर हम लिख ले 176, आंसर आपको इसमें बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। 177 में आपको पूछा ब्रीदिंग से, ये कुछ वैल्यूज आपके पार्शियल प्रेशर के आपके बुक में होंगे, उसके बेसिस पे है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है 159 एटमॉस्फेयर में, एल्वियोली में 40 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर 0.3 है, अंदर कितना है, एल्वियोली में है अराउंड 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिस्टमिक आर्टरी में 95 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमिक आर्टरी में अराउंड 40 है। इस तरह से आपको वो टेबल याद करना है। तो इसमें अगर हम देखें, मैं देख के बता पा रही हूँ कि इसमें आंसर सी होगा, एक बार लिख के हम देख लें, नंबर 177 का आंसर सी है। ऐसे अगर हम देखें ए वाला, एल्वियोली में कितना है PCO2 का, एल्वियोली में PCO2 का है इज अराउंड 40। ओके, और पल्मोनरी आर्टरी में कितना है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी 40 है, तो दोनों सेम हो गया। नंबर बी में अगर हम देखें, बी के केस में क्या है, सिस्टमिक आर्टरीज जो होता है, हायर एंड सिस्टमिक आर्टरी बोला, तो सिस्टमिक आर्टरीज के केस में PCO2 का वैल्यू है 40, और टिश्यूज में है, टिश्यू में अगर देखेंगे तो 45, तो ये मिल नहीं रहा है, ये हायर है और ये लोअर है, तो ये भी नहीं हुआ। सी में अगर हम देखेंगे सिस्टमिक वेन में है, सिस्टमिक वेन में अगर देखें 40 है, 45 है सॉरी, और सिस्टमिक आर्टरी में कितना है 40 है, तो ये नहीं हो रहा है, ये 45 ये 40, तो ये तुम्हारा हो जा रहा है कि या हायर है या लोअर है, तो आंसर यही है। डी में हम देखते हैं क्या है, हायर इन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कमी होगा PCO2 इज अराउंड हम पकड़ लेते हैं 40 है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में PCO2 अगर हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये आ जा रहा है कितना
डीऑक्सीजन ब्लड है तो 45 आ जाएगा, तो ये हायर है, ये नहीं। तो इस तरह से ये मिलाना था। ओके, एल्वियोली में देखो ये दोनों सेम आ जा रहा है, इसमें ये ज्यादा ये कम है, ठीक उल्टा सेंटेंस लिखा है। इसमें ये ज्यादा ये कम है तो ठीक सेंटेंस लिखा है। इसमें ये ज्यादा ये कम है, ठीक उल्टा सेंटेंस लिखा है। तो इस बेसिस पे आंसर इसमें सी आ रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 भी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है। मार्क द करेक्ट सेट फॉर द डिजीजेस व्हिच स्प्रेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। मुझे पता है ये सभी का राइट हुआ होगा, बहुत सिंपल था। नंबर बी मार्क करना था, HIV एंड हेपेटाइटिस बी। ओके, तो 178 का आंसर इसमें बी होगा। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 ये आपको पूछा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से। द एक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस विल इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमें पता है कैटेकोलामाइंस एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का कॉम्बिनेशन है जो एड्रिनल मेडुला ग्लैंड सीक्रेट करता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलके इमरजेंसी सिचुएशन को संभालता है। तो जब भी हम इमरजेंसी और स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं, इंक्रीज अलर्टनेस होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, दैट इज गूज़बम्प्स जिसे बोलते हैं, स्वेटिंग होगा, लेकिन प्यूपिलरी डायलेशन होगा, कंस्ट्रिक्शन नहीं। अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हमें तो दिखेगा ही नहीं ना इमरजेंसी के टाइम में, तो इसलिए स्ट्रेस के टाइम में थोड़ा सा प्यूपिल डायलेट ही रहता है, जिससे कि हम अच्छे से उस सिचुएशन को संभाल पाए। इतना भी डायलेट नहीं कि ना ही दिखे, लगभग डायलेट रहता है। ओके, जिससे कि हम स्ट्रेस सिचुएशन को संभाल पाए। तो इसमें बी होगा, क्योंकि यहाँ पे डायलेशन होना चाहिए था, कंस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसमें आंसर बी है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 भी आपको पूछा है एनिमल किंगडम से। हम देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये मैं लिख के बताती हूँ आपको। 180 इसमें देखते हैं नंबर ए में क्या है। प्लैटिहेलमिंथस अ ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एंड बायलेटरल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक करेक्ट है, बायलेटरल सिमेट्री करेक्ट है, सीडोसिलोमेट गलत है, इसलिए ये इनकरेक्ट आ रहा है। ओके, करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एसिलोमेट होना चाहिए था। नंबर बी, टिनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये करेक्ट है। नंबर सी, इन टेपफॉर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये भी करेक्ट है। नंबर डी, टिनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, 100% मेराइन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म। ये भी करेक्ट है। नंबर ई, स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल होगा। इसमें एक्सटर्नल लिखा है, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होगा, ठीक उल्टा है, इंटरनल इनडायरेक्ट। तो ये गलत है। तो इसमें हमें देखना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें कौन कौन सा करेक्ट है हमें निकालना है। तो करेक्ट हमारा है बी सी डी। बी सी डी करेक्ट आ रहा है, तो बी सी डी कहाँ पे है, नंबर बी में है, तो इसलिए इसका आंसर आपको बी मार्क करना था। ओके, तो 180 आप समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, इसमें देखो दिया है, चिटिन्स आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। द यूनिट ऑफ चिटिन्स आर अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। एग्जांपल, ये तुरंत आपको पता चल जा रहा है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, और इसका आंसर ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन होगा, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसेक्राइड्स। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, इसलिए आंसर इसमें है 181 का सी। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो रहना नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 182। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको पूछा है माइक्रोब से। नंबर 1, एम्पिसिलिन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2। ये पेनिसिलिन होगा। एक बार हम लिख के देख लेते हैं। 182 में जो ऑप्शन नंबर 1, मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसमें पेनिसिलिन होना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। नंबर 2, lipases are used in detergent formulations and are helpful in removing oily stains from the laundry. तो ये correct है। Okay. Number 3, whiskey, brandy and rum are produced without distillation and whereas wine and beer are produced with distillation of the fermented broth. ये ठीक उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि whiskey, brandy and rum distillation करके बनाया जाता है and other one that is your wine and beer without distillation होता है। तो ये गलत हो गया। The next one is the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of a country from pollution. तो ये correct है। Number 4 करेक्ट है। तो हमें इसमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट के बेसिस में हमें आ रहा है 1 इनकरेक्ट है और 3 इनकरेक्ट है। तो 1 और 3 इनकरेक्ट है, दैट इज सी होगा आंसर। 182 का आंसर आपका सी मार्क करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 183।
क्वेश्चन नंबर 183 आपको पूछा है एक्सक्रीशन से। इसमें देखते हैं नेम द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ इनर विसरल वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल व्हिच आर अरेंज्ड इन एन इंटीग्रेट मैनर सो एज टू लीव द सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन सेट। इसमें आंसर 183 का पोडोसाइट्स होगा, दैट इज बी। एक्चुअली होता क्या है, जो ग्लोमेरुलस है, आपको पता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो वुमेन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस के अंदर सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम। दिस आर स्क्वामस सेल्स। ओके, अब ये वुमेन्स कैप्सूल्स के लेयर होंगे। ये मान लो वुमेन्स कैप्सूल है, इसका जो इनर वॉल है, ये तो आउटर वॉल ये पकड़ लेते हैं। इनर वॉल में देयर आर सर्टेन सेल्स जो कि एमीबा की तरह होते हैं, इस तरह से एमीबा की तरह इससे चिपके होते हैं, बट इसमें एक गैप भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। और ये हो गया सर्टेन पोडोसाइट्स, इसे हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ से निकल के फिल्ट्रेट इस जगह से पीसीटी में जाएगा। तो जो इंटीग्रेट फिल्ट्रेशन पोर बना है, मतलब इस दोनों के गैप में से जो आ रहा है, पोडोसाइट्स के गैप में जो आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट मैनर। दैट मीन्स दिस इज फॉर्मिंग स्लिट फिल्ट्रेशन पोर्स, मतलब पोडोसाइट के गैप से जो निकल रहा है। एक तो ग्लोमेरुलस है, फिर जेली का लेयर है, फिर पोडोसाइट्स है। पोडोसाइट्स इज एक्चुअली अटैचिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोमेरुलस, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ इनर वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, इनर विसरल वॉल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। तो पोडोसाइट के बीच के गैप को ये स्लिट फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं, और उसी स्पेशल सेल का नाम पोडोसाइट है जो आपको यहाँ पे मार्क करना था। ओके, बाकी तुम देखो पेरिट्यूबुलर सेल्स क्या है। पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल के एक्सटेंशन से बनता है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही आगे एक्सटेंड करके वासा रेक्टा बनता है विच रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। ओके, फिर है मेल्पिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एज वेल एज योर ग्लोमेरुलस, उसे मेल्पिजियन बॉडी बोलते हैं। दूसरा है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मैंने अभी बोला कि वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक्सटेंशन है जो रन करता है पैरेलली विथ लूप ऑफ हेनले। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 में in the year 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. Mark the correct set of the enzyme. तो इसमें हम लिख के देखते हैं कौन सा है। इसमें आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि 184 में हमें मार्क करना है बी, दैट इज योर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। कि हमें पता है कि जब भी एक बैक्टीरिया के अंदर कोई बैक्टीरियोफाज एंटर करता है वो उसे डैमेज करना शुरू कर देता है, लेकिन जो एस्चेरिशिया कोलाई है उसमें पहली बार 1963 में ऐसा हुआ कि कुछ भी डैमेज वो नहीं कर पा रहा था बैक्टीरियोफाज। क्यों? क्योंकि जब भी वो पर्टिकुलरली डीएनए एंटर हुआ था, वायरल डीएनए, तो मिथाइलेज ने मिथाइल ग्रुप को ऐड करके रखा था इन अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कट कर रहा था वायरल डीएनए को। ठीक है, एक बार अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। मान लो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफाज है, तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो एंटर हो रहा है और ये मेन क्रोमोसोम है। तो मिथाइलेज ने यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया था, मिथाइल ग्रुप, और जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे कट कर देता है, कट करके इसे क्लीव कर देता है। दैट मीन्स द मिथाइलेज इज प्रोटेक्टिंग द क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम फ्रॉम दिस, एंड एज वेल एज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कटिंग दिस डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियोफाजस, जो कि डीएनए आ रहा था उसे कट कर रहा था। इन दैट वे दे प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफाजस। तो आपको इसमें मार्क करना था बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 आपको पूछा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ओविरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब हम लिख के देखते हैं एक बार 185 में आप देखो, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो ये करेक्ट है। तो हम इसमें देखते हैं ये क्या है, करेक्ट है। तो हमें इसमें से पूछा है नॉट करेक्ट। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब भी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है फॉलिकुलर फेज में एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इट लेटर ऑन मेंटेन्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट था।
यही आपका आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट है, आपको इसमें बी मार्क करना था आंसर। बाकी देख लेते हैं। नंबर सी, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये करेक्ट है जो मैंने अभी बोला था। The next one is in human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Yes, 50 years में सब menopause होता है या 45 to 50 में, because क्योंकि ओवरी के अंदर जितने भी follicles होते हैं, प्राइमरी follicles सब atrophic हो जाते हैं, degenerate हो जाते हैं, इसलिए menopause start हो जाता है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ फाइलम निडेरिया। तो इसमें देखो, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेराइन, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, करेक्ट। दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। नंबर सी, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन निडेरियंस, नो इट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोरा। तो आंसर आपको सी मार्क करना था, ओके क्योंकि इसमें नॉट पूछा। निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एज पॉलिप एंड मेड्यूसा एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, एंड दिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या है? सी है, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस फीचर किसका है? टिनोफोरा का है। और इसमें नॉट करेक्ट पूछा तो इसीलिए आपका आंसर बायोल्यूमिनेसेंस निकल रहा है, क्योंकि टिनोफोरा का फीचर है। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 आपको एक्सक्रीशन से पूछा है। ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड इन द रिनल मेड्यूला एक्सेप्ट, इसमें डीसीटी होगा, क्यों हमें पता होना चाहिए कि रिनल पिरामिड्स के अंदर हमेशा याद रखना डीसीटी या पीसीटी नहीं होता, क्योंकि वो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर्स है। हाईली कॉइल स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में होते हैं और जितने भी स्ट्रेट टिब्यूल्स हैं नेफ्रॉन के, सब रिनल पिरामिड्स के अंदर होते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर 187 का आ रहा है डी। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188, कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हमें पता है कार्डिक आउटपुट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, यस, क्योंकि हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और कैटाकोलामाइंस बोथ रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग आवर कार्डिक आउटपुट। ओके तो ये करेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोसिग्नल, नो, पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रेस टू रेस्ट में लेके आता है, होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा। अगर बड़ा होगा स्ट्रेस में, उसे डिक्रीज करके ऑप्टिमम में लाएगा। ओके द सी इज दैट इज नंबर 3 इज कैटाकोलामाइंस, एड्रिनल मेड्युलरी हार्मोन्स और ऑल्सो वर्किंग विद न्यूरल सिग्नल्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो करेक्ट है। तो इसमें आंसर आपको 1 और 3 मार्क करना था, तो 1 और 3 सी में लिखा है, इसलिए आंसर हमारा यही होगा सी। 188 का आंसर है सी। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 189। क्वेश्चन नंबर 189 आपको ह्यूमन डिजीज से पूछा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इंसोम्निया एंड डिप्रेशन, बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटुरेट। ये करेक्ट है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटुरेट्स दोनों ही इंसोम्निया, नींद ना आना और डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प किया जाता है। ओके कैनाबिनॉइड्स, जो कि कैनाबिस सटाइवा प्लांट से डिराइव होता है, टेकन बाय इनहेलेशन एंड ऑरल इंजेक्शन, तो ये करेक्ट है। स्मैक, हार्ड ड्रग ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये भी करेक्ट है। नंबर डी, कोकेन, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, गलत यहाँ पे है, बिकॉज कोकेन, कोक और क्रैक जो होता है, जो हमें एरिथ्रोजाइलम कोकेन से डिराइव करते, कोका से डिराइव करते हैं, ये डोपामाइन जो होता है उसके ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है। दैट मीन्स डोपामाइन को रिसेप्टर से हटने नहीं देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर से वो हटने नहीं देता, इसलिए उससे यूफोरिया होता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ टेम्पोररी हैप्पीनेस। तो इन दैट वे 189 अगर हम देखेंगे, इसमें आंसर हमारा होगा डी, क्योंकि इसमें आपको पूछा इनकरेक्ट मैच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 ब्रीदिंग से पूछा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन दैट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तब इसका आंसर क्या होगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, बिकॉज टीवी प्लस आईआरवी देखते ही आपको समझ जाना चाहिए दिस इज अ समेशन विच इज इंडिकेटिंग टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी। 190 का आपका आंसर होगा सी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 आपको पूछा है कुछ स्टेटमेंट्स फ्रॉम इवोल्यूशन। एनसीईआरटी से ही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। आपको हमेशा याद रखना डार्विनियन वेरिएशन जो होता है स्मॉल है और डायरेक्शनल है, डायरेक्शन लेस नहीं है। म्यूटेशन था डायरेक्शन लेस, इसलिए ये गलत होगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं एक बार। 191 में ए में स्मॉल एंड डायरेक्शनल होना चाहिए था, तब करेक्ट होता, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेस है, तो ए गलत था। ठीक है, बी जो है
ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो नेचुरल सिलेक्शन की तरफ इशारा करता है, तो ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर भी बी आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है सी। अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो इसमें याद रखना है कि 3000 नहीं 4000 ईयर्स एगो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, 4000 बिलियन ईयर्स एगो। और एक चीज याद रखना है, दैट इज 500 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो इसमें ये गलत हो गया। म्यूटेशंस आर स्टोकास्टिक एंड डायरेक्शनल। स्टोकास्टिक करेक्ट है, रैंडम, लेकिन डायरेक्शनल नहीं होगा, डायरेक्शन लेस होगा। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है बी, और आपको 191 में बी आंसर मार्क करना है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 आपको पूछा है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Which of the following have been found to very effective as an emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy if given within 72 hours? तो इसमें देखना है administration of progestins, yes, progesterone estrogen combination correct, and IUD is inserted within 72 hours of coitus। तो इसमें तीनों ही 1, 2, 3 करेक्ट है, इसलिए आपको इसमें 192 में आंसर डी मार्क करना था, क्योंकि हम तीनों ही इसमें यूज कर सकते हैं ऐसे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, जो कि हमें विद इन 72 आवर्स ये स्टेप लेना होगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच कैन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। देखो, एरिथ्रोपोइसिस देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि एरिथ्रोपोइटिन होगा, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो जेजी सेल सिक्रीट करता है और बोन मैरो को ट्रिगर करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बाकी सेल्स का भी, मतलब जितने भी ब्लड सेल्स है उसके फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर 193 का सी है, एरिथ्रोपोइटिन। और एक चीज याद रखना, जेजी सेल्स रेनिन भी सिक्रीट करता, RENIN, डबल एन नहीं। ओके, दूसरा और एक चीज, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्लस डीसीटी के सेलुलर मॉडिफिकेशंस को मिला के ही हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस भी बोलते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। रिगार्डिंग फ्रॉग, स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। कैमोफ्लेज करता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दे अंडरगो समर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन एंड एज वेल एज विंटर स्लीप कॉल्ड एस्टिवेशन। इसमें ठीक उल्टा लिखा है, बिकॉज समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। इसलिए इसमें स्टेटमेंट जो है ओनली 1 करेक्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बाकी नहीं आ रहा। स्टेटमेंट नंबर 2 नहीं होगा, इसमें बोथ इनकरेक्ट बोथ करेक्ट नहीं होगा। तो 194 का आंसर आपका बी आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 लोकोमोशन से पूछा है। इसमें पूछा है कंसीडर द गिवन डायग्राम एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप यहाँ पे देखो क्या है, मेड अप ऑफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, तीनों दिख रहा है। ये ट्रोपोनिन है, ये रस्सी जैसा रोप लाइक जो ट्रोपोमाइसिन है, और बॉल टाइप जो है वो ये आपका एक्टिन है, एफ एक्टिन। नंबर बी आपको पूछा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैल्शियम आयंस गेट्स अटैच्ड टू ट्रोपोमाइसिन फॉर अनमास्किंग ऑफ जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स फॉर कंट्रैक्शन। नो, हमें पता है कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से कनेक्ट कर मतलब अटैच करता है, और उसके बाद ट्रोपोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग द जी एक्टिन फॉर मायोसिन हेड। तो ये गलत है, तो आंसर आपको बी ही मार्क करना है इसमें। और एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन। यस, जब भी ग्लोबुलर जी एक्टिन्स अटैच होते हैं बनते हैं एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन कॉइल्ड होकर बनता है एक्टिन। उसके ऊपर एक रोपलेक्स प्रोटीन रहता है ट्रोपोमाइसिन, उसके इंटरवल्स में रहता है ट्रोपोनिन विद द अलाइनमेंट ऑफ मायोसिन हेड। जहां जहां मायोसिन हेड होगा उसी अलाइनमेंट में तुम्हें मिलेगा इंटरवल में ट्रोपोनिन बॉल्स। 3 बॉल्स रहता है, एक कैल्शियम से अटैच करता है, एक जी एक्टिन से अटैच करता है ट्रोपोनिन बॉल, और एक अटैच करता है ट्रोपोमाइसिन से। ठीक है, चलो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी, और द लास्ट वाला भी करेक्ट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हमें 195 का आंसर मार्क करना है बी। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस एंड बासमती राइस फाउंड इन इंडिया। इसमें एक डाटा बेस्ड है, ये आंसर सी आपको मार्क करना था, क्योंकि इसमें हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट में ये आंसर सी वाला आप ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। ओके, तो याद ही रखना था। तो 196 का आपको आंसर सी मार्क करना था। क्लियर, इसमें तो ऐसे कुछ बताना नहीं। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 197। क्वेश्चन नंबर 197 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। ऐसे देखते ही तुम बता सकते हो कि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड जब भी बोलेंगे क्वाटरनरी, ओके, जब भी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स बोलेंगे टर्शियरी, जब भी बोलेंगे कि राइट हेलिसिस टर्न है एंड राइट हेलिसिस में अमीनो एसिड्स नॉट इज विजिबल,
ओके, रिवील कर सकता है, तब वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, अगर तुम्हें बोलेंगे कि अगर स्ट्रिंग लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिर्फ उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और अमीनो एसिड को हम रिवील कर पा रहे हैं इजीली, तब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए दे आर एक्चुअली गिविंग लिंक टुवर्ड्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें आंसर 197 का आ रहा है सी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 भी बहुत सिंपल है कि व्हाट इज द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एड्रिनल मेड्यूला और कॉर्टेक्स को अगर देखोगे तो बाहर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है और जो अंदर वाला पार्ट है ये मेड्यूला है, ये मेड्यूला है और ये पार्ट है कॉर्टेक्स का। तो हम अगर कॉर्टेक्स का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो बाहर हमें मिलता है जोना ग्लोमेरुलोसा, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज जोना फेसिकुलेटा और लास्ट वाला एरिया है जोना रेटिकुलरिस। तो इसमें से आपको पूछा व्हाट इज द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो अगर इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स पूछा तो आपको मार्क करना है जोना रेटिकुलरिस, दैट इज नंबर बी, ये पोर्शन अंदर की तरफ। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। 198 का आपका आंसर होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 199। क्वेश्चन नंबर 199 में इवोल्यूशन से है। असर्शन में लिखा है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये करेक्ट है। रीजन डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वुड बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। कि हमें पता है हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम को दर्शाता है और इसमें जो फैक्टर्स है नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकमेंडेशन, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, अगर ये सब एप्लीकेबल है, ये अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तभी जाके हमारा जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा। विदाउट दिस इवोल्यूशन शुरू नहीं होगा। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ इज एक्चुअली इक्वल्स टू जीरो इवोल्यूशन। ओके, तो इसमें हमें देखना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्या ये बी रीजन उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लिखा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नॉट द डायरेक्ट रीजन ऑफ दिस। क्योंकि इन्होंने फिर से एक ही लाइन में बात किया है, इट इज इंटरप्रिटेड रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। उन्होंने बोला ये डिस्टर्ब अगर होगा तब इवोल्यूशन होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से उनको लिखना था इफ 5 फैक्टर्स इज नॉट हैपनिंग इन पर्टिकुलर लार्ज पॉपुलेशन देन इट रिमेन देन इट अटेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सो इन दैट रेफरेंस वो रीजन होता। अगर ऐसे लिखा जाता कि ये फैक्टर्स उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम पीरियड इन अ लार्ज इरेगुलर रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, तब ये रीजन करेक्ट होता। ठीक है, तो ये रीजन ऐसे लिखा नहीं है कि क्या क्या फैक्टर्स से जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं है, इसलिए इसका ये रीजन नहीं होगा। तुम एक बार अच्छे से देख लेना कि उसमें लिखा है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वुड बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। ठीक है, ये असर्शन का रीजन नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ओके, तो ए भी करेक्ट है, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। 199 का आंसर बी मार्क करना था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, अगर हार्डी-विनबर्ग बोला है कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है, वो पॉसिबल क्यों हुआ? बिकॉज उस पर्टिकुलर जंगल में या तो लार्ज पॉपुलेशन एरिया में, इरेगुलर रैंडम लार्ज पॉपुलेशन एरिया में नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकमेंडेशन, जीन फ्लो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, तब वो रीजन होता। ये रीजन नहीं होगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं 200 का। बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, करेक्ट है ये। नहीं है पूछा अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यस। लीड्स टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, तीनों ही पॉइंट माइस्थेनिया का है, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है प्रोग्रेसिव डिजोरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, दिस पॉइंट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसलिए इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था। 200 का आंसर आपको डी मार्क करना था। तो हमने सभी क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम नेक्स्ट फुल टेस्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू।